वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सैम्पलिंग को कवर करेंगे। तो बेसिकली यह लेक्चर जो है वो आपके एकेयू के सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो सिर्फ आज के लेक्चर में आप अगर प्रीवियस 4 क्वेश्चन पेपर्स एकेयू एग्जाम के देखोगे तो सिर्फ आज के लेक्चर को कम्प्लीटली अच्छे से समझ के और क्वेश्चन सॉल्व करके आप आसानी से 20% सिलेबस कवर कर सकते हो। तो आज का लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो अगर मैं बात करूं 7th सेमेस्टर की एग्जाम 2019 का, 7th सेमेस्टर एग्जाम 2019 का, तो आप देख सकते हो आपसे 2 नंबर के 2 सवाल और 7 नंबर के 2 सवाल, यानी टोटल मिला के 7 से 14 2 16 2 18 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और अगर मैं बात करूं 8th सेमेस्टर बीटेक 2017 की, तो यहाँ पे आपसे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं बीटेक 7th सेमेस्टर एग्जाम 2017 की, तो यहाँ से आपसे 7 3 या 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर मैं बात करूं बीटेक 7th सेमेस्टर स्पेशल एग्जाम 2016 का, तो यहाँ भी आपसे 16 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। यानी लगभग मैं आपसे 15 से 16 नंबर के सवाल तो इस टॉपिक से पूछे ही जा रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सिंपल टॉपिक है जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिखाए, टोटल मिला के 4 2 6 3 9 3 12, ये 12 क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग बेसिक के साथ। तो सबसे पहला सवाल यह होता है कि ये सैम्पलिंग होता क्या है और सैम्पलिंग की जरूरत क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में जाना चाह रहे हैं। अब पहला सवाल ये होता है कि एनालॉग से डिजिटल में क्यों जाएं। तो बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ओवर एनालॉग ये मैं आगे आज के ही लेक्चर में कवर करूंगा, मगर अभी मान लो कि हम डिजिटल डोमेन में जाना चाहते हैं एनालॉग डोमेन से, तो किस तरीके से जा सकते हैं जरा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक साइनोसॉइडल सिग्नल लिया है, आप देख सकते हो ये कंटिन्यूअस डोमेन में है। कंटिन्यूअस डोमेन में होने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 पॉइंट्स देख लो, 0.4 से 0.5 के बीच में कंटिन्यूअस डोमेन में है। इसका मतलब किसी भी 2 पॉइंट 0.4 से 0.5 यहाँ पे मैंने समझाया है, तो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स। इनफाइनाइट सैंपल्स हैं किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, तो वो हो गया हमारा कंटिन्यूअस टाइम डोमेन। अब मैं इसको डिस्क्रीट टाइम डोमेन में ले जाना चाहता हूं, तो किस तरीके से ले जा सकता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक सैंपल लिया और दूसरा सैंपल छोड़ दिया, यानी अल्टरनेट लिया, कुछ इस तरीके का आप देख रहे हो। तो जहां जहां पे ब्लू लाइंस है वहां वहां पे मैंने सैंपल लिया है, और उसके बाद जहां पे गैप है, जो आप व्हाइट गैप्स देख रहे हो, वहां पे मैंने सैंपल अवॉइड किया है। मैं तो ये भी कर सकता था कि एक सैंपल लूं और 2 सैंपल छोड़ दूं। तो जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ मैंने एक सैंपल कंसीडर किया और एक को छोड़ दिया, यहाँ मैंने एक को कंसीडर किया और 2 को छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो ब्लू लाइंस के बीच का गैप आपका इंक्रीज हो गया। मैं ये भी कर सकता था कि एक सैंपल लूं और बीच में 3 को गैप कर दूं। तो यहाँ पे देखो, एक सैंपल लिया, बीच में 3 का गैप, फिर एक लिया, फिर 3 का गैप, फिर एक लिया और फिर 3 का गैप, 3 सैंपल्स नहीं लिया। मैं ये भी कर सकता था कि एक सैंपल लूं और बीच में 4 को छोड़ दूं, एंड सो ऑन। मैं बहुत तरीके से इसको डिस्क्रिटाइज कर सकता था। अब ये कंटिन्यूअस टाइम डोमेन है, क्योंकि हर एक वैल्यू मींस किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये चारों जो हैं, ये चारों आपके डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि इन चारों में से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा डिस्क्रीट टाइम डोमेन का। तो यहाँ पे ये समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन जो होता है वो बेसिकली हमारा लैंग्वेज होता है। फॉर एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में बोल रहा हूँ, एनालॉग डोमेन में बोल रहा हूँ। और डिजिटल जो होता है वो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, 1001 101001। तो हम कुछ भी कर लें, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल की वैल्यू, डिजिटल का बहुत
इंपॉर्टेंट बेनिफिट है एनालॉग के ऊपर कंप्यूटर डोमेन में, कंप्यूटर पे काम करने में, इसीलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं। मगर इनपुट तो हमारा एनालॉग ही होगा और सिमिलरली आउटपुट भी हमारा एनालॉग ही होना है। मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहां से फॉर एग्जांपल मुंबई फोन करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, कॉल लगाया, तो मैं एनालॉग डोमेन में बोल रहा हूं, कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं। अब जो फोन गया वो बीच में डिजिटल होते हुए गया, डिजिटल में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद वो ट्रांसमिट हुआ। मगर जो रिसीवर है मुंबई में, उसे भी सुनने के लिए तो एनालॉग डोमेन में ही वापस करना पड़ेगा। अदरवाइज मान लीजिए मैं यहां बोल रहा हूं मेरा नाम MOHIT मोहित है, और अगर ये डिजिटल में 10110101 बोला गया तो वहां तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि यहां से क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया गया है। कहने का मतलब यह है कि आप बीच में कुछ भी करो, एनालॉग टू डिजिटल करो या डिजिटल टू एनालॉग करो, क्योंकि डिजिटल का बेनिफिट ज्यादा है, उससे हमें मतलब नहीं। मगर इनपुट और आउटपुट, यानी जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं सुनना चाहता हूं, वो तो मेरे को एनालॉग ही सिग्नल चाहिए, क्योंकि वही हम समझ पाएंगे एज अ ह्यूमन। तो सैंपलिंग में हमने क्या किया, सैंपलिंग में हमने एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें किस चीज की जरूरत है, अब हमें एक डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करने की जरूरत है ताकि हम समझ सकें। तो सैंपलिंग का यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गया। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट तो कर सकते हो, मगर यह चीज मेंटेन करते हुए कि वापस मैं उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर पाऊं, तभी सैंपलिंग का कोई बेनिफिट है। अदरवाइज अगर मैं वापस कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो मेरा सैंपलिंग में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं वापस समझ नहीं पाऊंगा। तो ये हमारा जो रिस्ट्रिक्शन हुआ, इस रिस्ट्रिक्शन को नाइक्विस्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने सॉल्व किया और उसे कहते हैं हम नाइक्विस्ट थ्योरम, तो जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। मगर यहां पे पहले इन चारों केसेस से समझ लेते हैं नाइक्विस्ट थ्योरम का मतलब क्या है, नाइक्विस्ट क्या कहना चाहते थे, इसका मतलब समझते हैं। चलो, सबसे पहले अगर मान लो मैंने सैंपल कुछ इस तरीके से किया, यानी एक सेगमेंट लिया और एक को छोड़ दिया, तो क्या मैं इसे रिकंस्ट्रक्ट बैक कर सकता हूं? तो अगर मैं सिर्फ पीक कवर करूं कुछ इस तरीके से, तो जी हाँ, मैं काफी आसानी से रिकंस्ट्रक्ट बैक कर सकता हूं। इस केस में अगर मैंने एक सैंपल को कंसीडर किया और दो को छोड़ा है, क्या मैं रिकंस्ट्रक्ट बैक कर सकता हूं? जी हाँ, यहाँ पे भी मैं आसानी से मैं आउटपुट पे समझ सकता हूं कि मेरा रिजल्ट साइनसॉइड सिग्नल है। यहाँ पे मैंने एक को लिया और तीन को छोड़ा, तो क्या मैं यहाँ समझ सकता हूं? तो अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ यहाँ भी समझ में आ रहा है कि हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो आपका एक साइनसॉइड सिग्नल है। अब बात करते हैं चौथे सिग्नल की। चौथे में अगर मैं पीक जोड़ूं तो पीक कुछ इस तरीके से जुड़ रहा है। तो अगर आप देखो तो चौथे सिग्नल में आपका यहां पर और यहां पर कुछ ना कुछ तो इशू आ रहा है, यानी एग्जैक्ट साइनसॉइडल सिग्नल आप रिकंस्ट्रक्ट बैक नहीं कर पा रहे हो पीक को ज्वाइन करके। यानी आप क्या कहोगे, ये जो चौथा सैंपलिंग मैंने किया ये भाई सही नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने चौथा सैंपलिंग किया तो मैं रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा हूं अपने सिग्नल्स को। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया टाइम डोमेन में। अब जो नाइक्विस्ट थे, नाइक्विस्ट ने जो थ्योरम दिया, उन्होंने थ्योरम दिया आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो उन्होंने यही चीज जो मैंने आपको टाइम डोमेन में समझाया है, इसको फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बताया। अब जरा सोचो, फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम या टाइम इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। यूनिट भी आप जानते हैं, टाइम की यूनिट सेकंड होती है और फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1 बाई सेकंड, दैट इज हर्ट्ज के बराबर होता है। यानी अगर हमारा टाइम ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी छोटा होगा, और अगर हमारा टाइम छोटा है तो फ्रीक्वेंसी हमारा बड़ा होगा। यानी यहां पे अगर मैं इस सिग्नल की बात करूं तो जो मैंने सैंपलिंग किया है, तो दो सैंपल्स के बीच का टाइम जो है वो काफी छोटा है, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करूं तो दो सैंपल्स के बीच का जो गैप है, जो टाइम है, वो काफी ज्यादा है,
यानी हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी थी वो छोटी थी, तो यहां पे इश्यू हो गया। यानी ये मैं कह सकता हूं कि जो हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है जिसे मैं fs से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसकी वैल्यू अगर छोटी हो, क्योंकि अगर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी छोटी है तो टाइम ज्यादा लगेगा, बीच में गैप ज्यादा होगा, तो अगर मेरी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी छोटी हो तो हमें प्रॉब्लम आ सकता है, यह तो हम समझ सकते हैं। अब कितनी छोटी हो यह चीज बताया नाइक्विस्ट ने। नाइक्विस्ट ने यह बताया कि अगर मेरी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कम से कम 2 FM से बड़ी, यानी इससे ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, किससे? 2 टाइम्स मैसेज फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी fs 2 टाइम्स मैसेज फ्रीक्वेंसी से बड़ी है तो हम वापस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट बैक कर सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज नाइक्विस्ट थ्योरम। जरा डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर से जो समझाया है एक बार फिर से रिकैप कर दूंगा। तो क्या है नाइक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम? नाइक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम कहता है लेट m of t be a low pass signal with highest frequency component fm। यानी m of t मेरा एक मैसेज सिग्नल है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है उसमें वो fm के बराबर है। अब मैं mt को सैंपल कर रहा हूं। इफ m of t is sampled at a rate that is frequency fs greater than or equal to 2 fm, then it is possible to reconstruct m of t from its sample by passing the sample to a low pass filter। यानी यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पे सिंपल सा आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है जिस पे आप अपने मैसेज सिग्नल यानी इनपुट सिग्नल को सैंपल कर रहे हो, वो मैसेज सिग्नल के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के 2 गुना, दैट इज 2 टाइम्स fm, मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के 2 गुना 2 टाइम्स fm से बड़ी हो या बराबर हो, तो मैं उस सिग्नल को काफी आसानी से वापस रिकंस्ट्रक्ट बैक कर सकता हूं। यह हुआ आपका डेफिनेशन नाइक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम का, और एग्जाम में आपसे इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ पे जाने के पहले एक और टर्म होता है नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट रेट क्या होता है? तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई 2 FM, इसको हम कहते हैं नाइक्विस्ट रेट। 2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल और द इनपुट सिग्नल, इसे हम कहते हैं आपका नाइक्विस्ट रेट। और नाइक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम क्या हो गया? नाइक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम यह कहता है कि अगर आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल 2 टाइम्स FM से बड़ी हो, तो आप काफी आसानी से सिंपली एक लो पास फिल्टर से पास करके अपने मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट बैक यानी वापस पा सकते हो। ये हो गया आपका नाइक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम। अब जरा जल्दी से इसका प्रूफ देख लेते हैं। काफी सिंपल प्रूफ है, समझिएगा तो काफी आसानी से समझ में आएगा, और अगर याद करिएगा तो काफी डिफिकल्टी होगी, और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए, सबसे पहले हम करना क्या चाहते हैं सैंपलिंग में? सैंपलिंग में हम चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है, जिसे मैं यहाँ मैसेज सिग्नल बोल रहा हूँ m of t, जो कि यहाँ पे हमने एक साइनोसॉइडल सिग्नल लिया है, इसे मैं डिस्क्रिटाइज करना चाहता हूं। यानी इसकी मैं कुछ वैल्यू लेना चाहता हूं और कुछ वैल्यू छोड़ देना चाहता हूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी भी सिग्नल की कुछ वैल्यू लूं और कुछ वैल्यू छोड़ दूं? तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी सिग्नल को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिग्नल एज इट इज आ जाएगा, और अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। यानी अगर इस सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एक इंपल्स ट्रेन के साथ, तो इंपल्स ट्रेन क्या है? कुछ कुछ पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू 1 है और बाकी पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू 0 है, कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू 1 है और कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू 0 है। तो जहां जहां वैल्यू इंपल्स ट्रेन यानी g of t की 1 के बराबर होगी, वहां वहां हमारे रिजल्ट में हमारा मैसेज सिग्नल एज इट इज आएगा, और जहां जहां इसकी वैल्यू 0 होगी तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग हमारा रिजल्ट 0 होगा। यानी दिस इनटू दिस विल रिजल्ट इन y of t, और y of t को मैं आपका सैंपल्ड सिग्नल कह सकता हूं। यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ आया, फिर से 0, फिर आया, फिर से 0, फिर आया, एंड सो ऑन। तो सिंपल इस तरीके से मैं कह सकता हूं
दिस इज व्हाट आई नीड टू डू इन द सैम्पलिंग, ये चीज मैं करना चाहता हूं सैम्पलिंग में, कि एक मैसेज सिग्नल को एक इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को मैं कह रहा हूं सैंपल्ड सिग्नल। तो ये तो मैं टाइम डोमेन में कर रहा हूं। अब जरा इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चलकर देखते हैं। तो जी ऑफ टी क्या था हमारा? जी ऑफ टी हमारा एक इंपल्स ट्रेन था, और इंपल्स ट्रेन आपका पीरियोडिक था, यानी रिपीट कर रहा था एक टाइम पीरियड टीएस के बाद, ये तो हमने देख लिया। तो जब भी एक पीरियोडिक इंपल्स ट्रेन होता है तो उसकी फूरियर सीरीज का एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। ये आपके बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम के क्लास से पता होगा। राइट नाउ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बट अगर आप सिग्नल सिस्टम करें तो सिग्नल सिस्टम में सबसे पहले आपको इसका डेरिवेशन भी करना पड़ेगा, जो हम जब सिग्नल सिस्टम के क्लासेस को वापस से गेट क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो इसका हम डेरिवेशन भी देख लेंगे। राइट नाउ क्योंकि हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और आपके आने वाले एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए डायरेक्टली इसके फॉर्मूले को मानते हुए चलते हैं कि अगर हम इंपल्स ट्रेन का फूरियर सीरीज देखें तो वो कुछ इस तरीके से आता है। जी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/ts। ts क्या है? ts उसका टाइम पीरियड है, प्लस 2/ts होल मल्टीप्लाइड बाई cos ओमेगा st प्लस cos 2 ओमेगा st प्लस cos 3 ओमेगा st, जहां ओमेगा s जो है वो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है रेडियन में, यानी ओमेगा s इज इक्वल टू 2πfs। fs हो गया आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, यानी ओमेगा s हो गई आपकी एंगुलर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का। मान लिया कि ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब yt जो है वो हमारा mt इंटू gt के बराबर है। तो अगर मैं yt को लिखूं तो mt इंटू gt क्या हो जाएगा? mt इंटू ये चीज, mt इंटू दिस पोर्शन कंप्लीटली, तो mt इंटू 1/ts हो गया mt/ts प्लस 2 टाइम्स mt/ts इंटू cos ओमेगा st प्लस cos 2 ओमेगा st प्लस cos 3 ओमेगा st प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एक काम करते हैं, यहां पे mt को ब्रैकेट के अंदर लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा mt/ts प्लस 2/ts mt इंटू cos ओमेगा st प्लस mt इंटू cos 2 ओमेगा st प्लस mt इंटू cos 3 ओमेगा st प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो रहा है जो हमने पढ़ा हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम के अपने प्रीवियस क्लासेस में, और सिग्नल सिस्टम के बेसिक्स में भी हमने पढ़ा था, मॉड्यूलेशन थ्योरम। यानी किसी भी सिग्नल को, फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा mt एक सिग्नल है, उसको हम एक कोसाइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है? अगर आप किसी भी सिग्नल mt, मान लिया हमारा mt जो है उसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी भी कोसाइन से, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा mt का स्पेक्ट्रम जो है वो जो फ्रीक्वेंसी पे कोसाइन एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी पहले केस में प्लस fs पे, दूसरे केस में प्लस 2fs पे, तीसरे केस में 3fs पे एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मिनट, हाँ, मान लिया कि हमारा mt जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, -fm से +fm के बीच में, और मैं mt cos 2 ओमेगा st प्लॉट करना चाहता हूं। तो mt cos 2 ओमेगा st क्या हो जाएगा? mt cos 2 ओमेगा st आपका +fs और -fs पे सेंटर्ड होगा, और एज इट इज ये चीज चला जाएगा, यानी सेंटर फ्रीक्वेंसी जो पहले आपकी 0 थी वो 0 ना होके अब fs हो जाएगा। तो ये हो जाएगा fs से fs प्लस fm, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा fs माइनस fm, पॉजिटिव हाफ में भी एंड नेगेटिव हाफ में भी। तो ये वाली जो पॉइंट हो जाएगी ये हो जाएगी -fs प्लस fm, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा -fs माइनस fm। ये मैंने आपका प्लॉट किया mt प्लस cos ओमेगा st का। सिमिलरली अगर मुझे प्लॉट करना रहता है mt प्लस cos 2 ओमेगा st का, तो मेरा रिजल्ट क्या आता? मेरा रिजल्ट आपका 2fs, 2 ओमेगा s है ना, तो 2 इंटू 2πfs, तो 2 टाइम्स fs प्लस 2fs और -2fs पे सेंटर्ड होता।
और हमारा जो ट्रायंगल बनता वो कुछ इस तरीके का बनता। एक्सट्रीम पॉइंट हो जाता 2fs प्लस fm, ये वाला पॉइंट होता 2fs माइनस fm। सिमिलरली अगर हम यहां देखें तो ये पॉइंट हो जाता -2fs प्लस fm, और ये पॉइंट होता -2fs माइनस fm। सिमिलरली अगर मैं mt cos 3 ओमेगा st की बात करता तो वो 3fs पे सेंटर हो जाता। तो ये जो आपके बन गए, तो वही चीज यहां कह रहा है कि इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इक्वेशन इज द मैसेज सिग्नल खुद, सैंपल आउटपुट कंसिस्ट ऑफ मैसेज कंपोनेंट प्लस इनफाइनाइट DSB-SC सिग्नल्स। तो ये एक DSB-SC हो गया, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर, ये भी दूसरा, ये तीसरा, एंड सो ऑन। तो DSB-SC यानी सिर्फ 2 साइडबैंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैरियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये हमने आपका सैंपल आउटपुट देख लिया। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आपने जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया है fs, उसके बेसिस पे आपका जो रिजल्ट होगा वो अलग अलग दिखेगा। तो किस तरीके से दिखेगा, तो उसके बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन हो जाती हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं। पहला होता है क्रिटिकल सैंपलिंग। क्रिटिकल सैंपलिंग क्या होता है? क्रिटिकल सैंपलिंग हो गया अगर आपने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स fm के बराबर रखा है। अब मैंने केस 1, 3 केस ले रहा हूं। पहले केस में मैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स fm के बराबर ले रहा हूं, fs इज इक्वल टू 2 टाइम्स fm के बराबर ले रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा जरा समझने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ, सबसे पहले हम देख सकते हैं ये हमारा सैंपल इक्वेशन था yt इज इक्वल टू mt/ts प्लस 2/ts mt cos ओमेगा st प्लस mt cos 2 ओमेगा st प्लस mt cos 3 ओमेगा st प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे मैं ओमेगा s को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा s को मैं आसानी से 2πfs लिख सकता हूं। सिमिलरली 2 ओमेगा s क्या हो जाएगा, 2π2fs, 3 ओमेगा s क्या हो जाएगा, 2π3fs। मैंने माना है कि मेरा mt यानी जो मैसेज सिग्नल है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एक ट्रेपेजॉइड दिख रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्लस fm है, और ये बार बार क्यों चले जा रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्लस fm है और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी माइनस fm है। तो यहां पे अगर मैं fs की वैल्यू 2fm, जिसे मैं क्रिटिकल सैंपलिंग कह रहा हूं, रखता हूं, तो ये हो जाएगा 2π मल्टीप्लाइड बाई 2fm, ये हो जाएगा 2π मल्टीप्लाइड बाई 4fm, ये हो जाएगा 2π मल्टीप्लाइड बाई 6fm। एक मिनट वेट करिए। चलिए अब देखते हैं, फिर से समझते हैं। थोड़ा सा एनिमेशन में इश्यू हुआ था, उसे सॉर्ट आउट कर दिया। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि ये हमारा सैंपल सिग्नल था, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी को fs इक्वल टू 2fm रखना चाहता हूं। तो जैसे ही मैं fs इक्वल टू 2fm रखूंगा तो हमारा इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके का बन गया, mt/ts प्लस 2/ts mt cos 2π इंटू 2fm प्लस mt cos 2π इंटू 4fm प्लस mt cos 2π इंटू 6fm t प्लस डॉट डॉट डॉट। और हमने यह माना है कि हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, प्लस fm और माइनस fm के बीच में। अब मैं देखना चाहता हूं कि हमारा सैंपल सिग्नल किस तरीके का दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान दो तो स्टेप बाय स्टेप प्लॉटिंग करते हैं। पहला चीज क्या है, एम्प्टी मैसेज सिग्नल, यानी माइनस fm से प्लस fm के बीच में लाई करेगा, और हम जान रहे हैं fs इक्वल टू 2fm है। तो इस चीज को जहां माइनस fs/2 लिखा है वो कुछ नहीं माइनस fm ही है, और जो प्लस fs/2 है वो प्लस fm है। उसके बाद ये इसे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, mt इंटू कॉस 2π 2fm,
तो ये कहां पे सेंटर्ड होगा, ये सेंटर्ड होगा 2fm पे, और 2fm में प्लस fm जोड़ेंगे तो 3fm, और 2fm में माइनस fm यानी 1fm घटाएंगे तो fm, यानी ये वाला जो है वो आपका प्लस fm से स्टार्ट होगा और 3fm तक जाएगा। इसके बाद इसकी बात करते हैं, ये कहां जाएगा, 4fm पे सेंटर्ड होगा, तो 4fm में एक बार प्लस fm जुटेगा और एक बार घटेगा, यानी 3fm से लेके 5fm के बीच में लाई करेगा, तो 3fm से लेके ये वाला पॉइंट जो है वो 5fm हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये 5fm से लेके 7fm चला जाएगा, ये पॉजिटिव हाफ में, और अगर सिमिलरली आप निगेटिव हाफ में जाओ तो -3fm, -5fm एंड -7fm हो जाएगा। तो ये मैंने fm और fs के टर्म में अपना जो स्पेक्ट्रम है उसे बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जरा वो ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को 2fm माना, fs इक्वल टू 2fm माना, तो आप देख सकते हो कि जो दो आपके साइड बैंड आ रहे थे, पहला साइड बैंड और दूसरा साइड बैंड, दोनों साइड बैंड बिल्कुल अलग अलग हैं, कहीं पे कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है और साथ में बीच में कोई गैप भी नहीं बच रहा, तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो अगर मुझे वापस यहां से मैसेज सिग्नल निकालना है तो मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे सिंपल सा एक लो पास फिल्टर यूज कर देना है जो -fm से +fm के बीच में है, और बाकी सारे वैल्यू को वो इग्नोर कर देगा। लो पास फिल्टर है यानी लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो हम देख सकते हैं काफी आसानी से मैं अपने मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम जो है वो यहां से रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकता हूं। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल सैंपलिंग। क्रिटिकल क्यों? क्रिटिकल इसलिए क्योंकि ये जो पहला साइड बैंड है मैसेज सिग्नल और ये जो पहला साइड बैंड है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। अगर fs की वैल्यू थोड़ी सी भी इससे छोटी हो जाती तो ये ओवरलैप कर जाता, या थोड़ी सी भी बड़ी हो जाती तो बीच में गैप आ जाता, इसीलिए इसे क्रिटिकल सैंपलिंग कहते हैं। एग्जैक्ट ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और यही हमारा नाइक्विस्ट रेट भी होता है। अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 में ओवर सैंपलिंग यानी जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है उसको मैं 2fm से ज्यादा रख रहा हूं, fs इज ग्रेटर देन 2fm। तो क्या होगा, समझने के लिए यहां पे मान लिया fs की वैल्यू 3fm है, तो समझने में आसानी हो जाएगी। तो लेट अस अज्यूम fs इज इक्वल टू 3fm। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन था वहां fs की जगह बस मुझे 3fm रख देना है, तो 2fs की जगह 6fm हो जाएगा, और यहाँ 3fs था तो 3fs की जगह हमारा 9fm हो जाएगा। तो ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन को जरा प्लॉट करके देखते हैं। फिर से हमारा मैसेज सिग्नल तो वही है -fm से +fm के बीच में। पहला जो सिग्नल है वो एम्प्टी है, यानी वो -fm से +fm के बीच में लाई करेगा। दूसरा जो सिग्नल है वो एम्प्टी को मैंने cos 2π 3fm t से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या करेगा, 3fm पे सेंटर हो जाएगा। तो रिजल्ट कहां से कहां आएगा, 3fm -fm दैट इज 2fm से लेके 3fm +fm 4fm तक, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा 2fm, और ये जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा 3fm +fm 4fm। सिमिलरली अगर इसे मैं प्लॉट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6fm -fm दैट इज 5fm से 6fm +fm दैट इज 7fm, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा 5fm, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा 7fm। ये हो गया पॉजिटिव हाफ में, और नेगेटिव हाफ में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका -2fm, -4fm, -5fm एंड दिस विल बी -7fm। ये हमने लिख लिया। अब इस केस को हम कहते हैं ओवर सैंपलिंग, यानी जो हमारे दो साइड बैंड्स हैं इनके बीच में कुछ गैप छूट रहा है। आप देख सकते हो दो साइड बैंड में कुछ गैप छूट रहा है, तो हम काफी आसानी से एक प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर यहां डिजाइन कर सकते हैं, और वो काफी आसानी से बिना एग्जैक्ट डिजाइन किए हुए भी हमारे मैसेज सिग्नल को वापस दे सकता है। ध्यान दीजिएगा ओवर सैंपलिंग और क्रिटिकल सैंपलिंग में क्या अंतर है। क्रिटिकल सैंपलिंग में मैसेज सिग्नल को वापस पाने के लिए मुझे आइडियल लो पास फिल्टर की जरूरत थी, जो थोड़ा सा भी +fm -fm से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को
कवर नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे ओवर सैम्पलिंग में मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आसानी से आपका एक प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर यूज कर सकता हूँ। इसीलिए कहा गया था आपसे क्या कि जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए नाइक्विस्ट रेट के हिसाब से fs शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2fm। इक्वल टू पे वो आपका क्रिटिकल हो जाता है और ग्रेटर देन पे वो आपका ओवर सैम्पलिंग हो जाता है, जो कि बेस्ट कंडीशन है। काफी आसानी से मैसेज सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट बैक हो जाता है। अब यहाँ पे एक और छोटा सा टेक्निकल टर्म है। ये जो दो बैंड्स के बीच में आप गैप देख रहे हो, ये जो दो बैंड्स के बीच में आप गैप देख रहे हो, इन गैप्स को हम कहते हैं नाइक्विस्ट इंटरवल। और अगर मैं नाइक्विस्ट इंटरवल का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा fs माइनस fm के बराबर। तो fs माइनस fm दैट इज fs माइनस 2fm के बराबर। नाइक्विस्ट इंटरवल को ही गार्ड बैंड भी कहते हैं। तो गार्ड बैंड का फॉर्मूला क्या हो गया? गार्ड बैंड का फॉर्मूला हो गया fs माइनस 2fm के बराबर। तो ये था आपका दूसरा केस, ओवर सैम्पलिंग। अब चलते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस है आपका अंडर सैम्पलिंग, यानी यहां डेलिब्रेटली मैंने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2fm से छोटी ले ली। तो देखते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या प्रॉब्लम आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं fs की वैल्यू 1.5 fm, 2fm से छोटा 1.5 fm रख लेता हूं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ fs की जगह 1.5 fm, यहाँ 2fs की जगह 3 fm और यहाँ पे आपका 3fs की जगह 4.5 fm हो जाएगा। जरा नीचे वाले यानी ये जो सैंपल सिग्नल है इसे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अगर mt/ts देखें तो ये तो हमारा मैसेज सिग्नल है -fm से +fm के बीच में। ये आपका लाई कर रहा है, यहाँ पे -fm है और यहाँ पे +fm है, इनके बीच में लाई कर रहा है। जो दूसरा सिग्नल है वो है 1.5 fm -fm, यानी 0.5 fm से स्टार्ट होगा। क्योंकि वो 0.5 fm से स्टार्ट होगा और क्योंकि पहला fm पे जा रहा था, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो ओवरलैप होगा ही होगा। ये 0.5 fm से स्टार्ट हो रहा है दूसरा वाला साइड बैंड, और कहां तक जा रहा है? 1.5 + 1 दैट इज 2.5 fm तक जा रहा है। तो हम देख सकते हैं इनके बीच में ये जो शेडेड रीजन है ये आपका ओवरलैप हो रहा है। सिमिलरली अगर इसकी बात किया जाए तो ये क्या होगा? 3fm -fm यानी 2fm से स्टार्ट होगा। तो फिर से हम देख सकते हैं यहाँ भी ओवरलैप है, 2fm से स्टार्ट हो रहा है और 4fm पे जा रहा है। तो यहाँ भी ओवरलैप हो रहा है और यहाँ भी ओवरलैप हो रहा है। यानी इस केस में कुछ भी कर लो, आप मैसेज सिग्नल को वापस रिकंस्ट्रक्ट बैक तो कर ही नहीं सकते। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका जो मैसेज सिग्नल है वो साइड बैंड के साथ ओवरलैप कर जा रहा है। अब ये जो इशू होता है, ये जो ओवरलैपिंग होती है, इसे एक टर्म कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं एलियासिंग इफेक्ट। इसे कहते हैं हम एलियासिंग इफेक्ट। यानी एलियासिंग क्या हो गया? तो एलियासिंग आपका ओवरलैपिंग ऑफ द साइड बैंड फिल्टर्स विथ द मैसेज सिग्नल। जो साइड बैंड के जो आपके सिग्नल हैं स्पेक्ट्रम में, वो जैसे ही मैसेज सिग्नल के स्पेक्ट्रम के साथ ओवरलैप करता है तो उसे हम एलियासिंग एरर कहते हैं। और इस केस में हम अपने मैसेज सिग्नल को एग्जैक्टली रिकंस्ट्रक्ट बैक नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका सैम्पलिंग का थ्योरी पार्ट। तो हमने प्रूफ भी कर लिया कि fs की वैल्यू 2fm से छोटी नहीं रखनी है। fs की वैल्यू अगर 2fm रखते हैं तो क्रिटिकल सैम्पलिंग होती है, और अगर ग्रेटर देन 2fm लेते हैं तो ओवर सैम्पलिंग होती है, जो कि बेस्ट केस है, बेस्ट केस सिनेरियो है। तो ये हो गया आपका प्रूफ का पार्ट सैम्पलिंग का। तो सैम्पलिंग को अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? हमने आपका सैम्पलिंग को डिफाइन किया, क्या होता है सैम्पलिंग ये समझा, नाइक्विस्ट रेट क्या होता है ये समझा, और नाइक्विस्ट के सैम्पलिंग थ्योरम को हमने प्रूफ कर लिया। तो ये जो चार डायग्राम है आपके सामने, एक मैसेज सिग्नल, ये आपका हो गया ओवर सैंपल्ड, ये हो गया आपका क्रिटिकल सैंपल्ड, और ये आपका हो गया अंडर सैंपल्ड। ये चारों आपके काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में बना के आना है इन चारों सिग्नल को। अगर
क्वेश्चन आपका थ्योरी का आता है तो, जो कि आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपसे जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको नाइक्विस्ट रेट पता करना है। तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था नाइक्विस्ट रेट कुछ नहीं होता है, 2 टाइम्स एफएम के बराबर होता है, 2 टाइम्स मैक्सिमम मैसेज फ्रीक्वेंसी। यानी अगर मुझे मैक्सिमम मैसेज फ्रीक्वेंसी निकल गई तो मैं उसको डबल कर दूंगा और वो हो जाएगा मेरा नाइक्विस्ट रेट। तो बस इतना करना है। चलिए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 2000 पाई टी, इसका नाइक्विस्ट रेट पता करना है। तो एक काम करते हैं, इसको जरा अपने जनरल सिग्नल के साथ कंपेयर करते हैं। साइन 2 पाई एफ एम टी के साथ कंपेयर करते हैं। तो बताओ तो जरा 2 पाई एफ एम टी को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ एम टी इज इक्वल टू 2000 पाई टी, टी पाई पाई कैंसिल, तो यहां से एफएम की वैल्यू कितनी आ गई 1000। क्योंकि एफएम की वैल्यू यानी मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1000 है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इसका जो नाइक्विस्ट रेट है वो 2 टाइम्स एफएम दैट इज 2000 के बराबर है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है साइन 4000 पाई टी प्लस कॉस 6000 पाई टी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर मैं देखूं तो 4000 पाई टी अगर इसी से कंपेयर करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 2000 के बराबर और 6000 से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3000 के बराबर। इन दोनों में बड़ा कौन है, एफएम क्या है, एफएम तो मैक्सिमम मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी है ना। तो 2000 और 3000 में 3000 बड़ा हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, नाइक्विस्ट रेट हो जाएगा 2 into 3000 दैट इज 6000 हर्ट्ज के बराबर। जो मैक्सिमम मैसेज फ्रीक्वेंसी होता है उसे डबल करना है। तो यहाँ 2000 यानी साइन 4000 पाई टी से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, हमारा रिजल्ट हो जाएगा 6000, द नाइक्विस्ट रेट इज 6000 हर्ट्ज। तीसरे में मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी साइन ए इंटू कॉस भी कर देता हूं। अब हम जानते हैं साइन ए इंटू कॉस भी करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कॉस ए प्लस बी, यानी एक टर्म आपका हो गया 10000 पाई टी के बराबर में और प्लस में कॉस ए माइनस बी, यानी एक टर्म हो गया आपका लगभग में 4000 पाई टी के बराबर में, कुछ ऐसा हो गया। और इन दोनों में अब फिर से मैंने एडिशन में ब्रेकआउट कर दिया तो मैं देख सकता हूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां से आ रहा है, यहां से फ्रीक्वेंसी आ रही है 5000, तो मैं कहूंगा इसका जो नाइक्विस्ट रेट है 5000 इंटू 2 यानी 10000 के बराबर है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे में साइन न देके मैं आपको सिंक दे रहा हूं, सिंक 100t। तो अगर आप सिंक का फूरियर ट्रांसफॉर्म जानते हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो ध्यान रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ए टाउ सिंक टी टाउ। अगर टाइम डोमेन में है टी तो फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है वो उसका कुछ इस तरीके से दिखता है। सिंक का फ्रीक्वेंसी डोमेन आपका एक रेक्टेंगुलर पल्स बनता है और वो -τ/2 से +τ/2 पे लाई करता है, यानी इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई τ/2 के बराबर। अब अगर मैं सिंक 100t की बात करूं तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसा दिखेगा, सिंक 100t टाइम डोमेन में है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये एक रेक्टेंगल दिखेगा 100/2 दैट इज -50 से लेके +50 के बीच में, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हो गया। तो आपका नाइक्विस्ट रेट क्या हो जाएगा, नाइक्विस्ट रेट 50 इंटू 2 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए नाइक्विस्ट रेट पे जो आपको समझना था। अब अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है बस इतने ही नॉलेज पे आपके एग्जाम में ये जो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे इनका आप जवाब दे सकते हो, यानी सिर्फ इन पिछले आधे घंटे के लेक्चर में आप 7 2 9 7 16 2 18 7 25 7 32 तो 34 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो। तो एक काम करते हैं, एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा क्वेश्चन हम कर लिए हैं, थ्योरी वाला पार्ट तो कर लिए। तो यहाँ का क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आइडियल सैंपलिंग, आइडियल यानी क्रिटिकल सैंपलिंग की बात किया जा रहा है, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ये हम कर चुके हैं। तो अगर हम उसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो हमारा वापस में कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल आएगा, उसके बारे में भी थोड़े से डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
इसके बाद थ्योरी पार्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4। लेट एक्स ऑफ टी बी ए सिग्नल विथ नाइक्विस्ट एट ओमेगा नॉट, डिटरमाइन द नाइक्विस्ट रेट ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा नॉट। अब आपको दिया है कि एक्स ऑफ टी आपका एक सिग्नल है जिसका पहले से नाइक्विस्ट रेट आपका ओमेगा नॉट के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको नाइक्विस्ट रेट एक सिग्नल का बताना है, अगर वो कॉस ओमेगा नॉट टी के साथ उसी को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा नाइक्विस्ट रेट, ये बताना है। तो बेसिकली कॉस ओमेगा नॉट टी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, आप उसको प्लस एफ एम पे और प्लस ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट पे शिफ्ट कर रहे हो। यानी अगर मैंने माना कि शुरुआत में हमारा नाइक्विस्ट रेट ओमेगा नॉट था, तो इसका एफ एम क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं नाइक्विस्ट रेट जो होता है एन आर वो 2 एफ एम के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू एन आर बाई 2 दैट इज ओमेगा नॉट बाई 2, और उसको कॉस ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी हमारा जो रिजल्ट होगा अब वो एक बार प्लस ओमेगा नॉट पे पहले से और एक माइनस ओमेगा नॉट पे हमारा सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा नॉट बाई 2, यानी ये ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट बाई 2 दैट इज 1.5 ओमेगा नॉट के बराबर हो गया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई, हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई 1.5 ओमेगा नॉट। तो पूछा गया है डिटरमाइन द नाइक्विस्ट रेट। तो नाइक्विस्ट रेट क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का डबल। सो 1.5 ओमेगा नॉट का डबल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 ओमेगा नॉट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 5 है स्टेट सैम्पलिंग थ्योरम एंड एक्सप्लेन एलियासिंग इफेक्ट। ये तो हम आपको समझा ही चुके हैं, अभी के लेक्चर में यही पढ़ा था, ये भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम विथ प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो बचे 3 सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 7, जो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कैलकुलेट द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 100 पाई टी प्लस 0.25 साइन 50 पाई टी सो एज टू अवॉइड एलियासिंग। यानी मैं एलियासिंग को अवॉइड करना चाहता हूं, यानी बेसिकली मेरे से कुछ नहीं, नाइक्विस्ट रेट पूछा जा रहा है। तो दोनों का जरा मैं एफ एम निकाल लूं। 100 पाई टी है, 2 पाई एफ एम से कंपेयर किया तो यहाँ से एफ एम आ गया 50 के बराबर में। 50 पाई टी है, यहाँ से 2 पाई एफ एम से कंपेयर किया तो एफ एम आ गया 25 के बराबर में। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 50 है, यानी हमारी मैक्सिमम मैसेज फ्रिक्वेंसी क्या है 50 के बराबर। तो हमारा नाइक्विस्ट रेट यानी हमारी मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स एफ एम दैट इज 100 के बराबर। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जरा ध्यान से समझिएगा और इसी की बेसिस पे अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लेट अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस अल्फा नॉट टी। यानी एक सिग्नल आपको टाइम डोमेन में दिया हुआ है, x of t is equal to cos alpha naught t is sampled at a sampling frequency of 1 kilohertz। यानी यहाँ पे आपको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन है कि fs की वैल्यू 1 किलोहर्ट्ज है। टू गेट xn is equal to cos n pi by 4। यानी जब मैंने सैम्पलिंग किया तो हम डिस्क्रीट डोमेन में चले जाएंगे, डिजिटल सिग्नल बन जाएगा। तो जो डिस्क्रीट डोमेन में गए वो सिग्नल कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंट हो रहा है cos n pi by 4 के तरीके का। तो आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन 2 पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा से अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो आपको अल्फा की 2 पॉसिबल वैल्यू अल्फा 1 और अल्फा 2 पता करना है, ताकि यानी यहाँ पे जो अल्फा नॉट है उसकी 2 वैल्यू क्या हो सकती है, अल्फा 1 और अल्फा 2 जिसे मैं कह रहा हूं, ताकि हमारा डिस्क्रिटाइज सिग्नल जो है वो cos n pi by 4 की तरह दिखे। तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिटाइज करने का मतलब क्या होता है। डिस्क्रिटाइज करने का मतलब ये है कि अगर हमारा सिग्नल x ऑफ t है टाइम डोमेन में, तो इसे मैं डिस्क्रीट डोमेन में कैसे लिखता हूं, x ऑफ n टाइम्स ts। यानी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, ये जो t है t को रिप्लेस कर रहा हूं n टाइम ts के बराबर में। अब ts क्या होता है, हम जानते हैं ts जो हो गया वो हो जाएगा टाइम पीरियड, दैट इज 1/fs के बराबर में। यानी मुझे क्या करना है, जहां जहां इनपुट पे t है
उसको मुझे n डिवाइडेड बाई एफ एस, एन टी एस दैट इज n डिवाइडेड बाई एफ एस से रिप्लेस कर देना है। तो मेरा xt क्या था, मेरा xt था cos अल्फा नॉट t। अब अगर मैं इसे डिस्क्रिटाइज करूं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, cos अल्फा नॉट t की जगह मैं क्या लिखूंगा, n टाइम्स एफ एस दैट इज n बाई 1000। 1000 क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखो तो यहां मैंने लिखा है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 1 किलोहर्ट्ज है, आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब ये कह रहा है कि ये जो डिस्क्रीट सिग्नल बना ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, यानी ये जो cos अल्फा नॉट n बाई 100 है ये आपका कुछ नहीं cos n पाई बाई 4 ही है। यही तो कह रहा है, ये जो है आपका कुछ इस तरीके का बन रहा है, तो cos n पाई बाई 4 से इसको इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको इक्वेट करूंगा तो मैं लिख सकता हूं अल्फा नॉट n बाई 1000 इज इक्वल टू n पाई बाई 4। तो यहां से n कैंसिल हो जाएगा और यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा नॉट इज इक्वल टू 1000 पाई बाई 4 दैट इज 250 पाई। यानी अल्फा की एक वैल्यू तो आपकी आ गई अल्फा 1 जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 250 पाई के बराबर। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, तो जैसे अल्फा 2 बोला गया है, तो अब देखो हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि एक कोसाइन सिग्नल जो होता है वो 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos n पाई बाई 4 को मैं ये भी लिख सकता हूं डिस्क्रीट डोमेन में cos n पाई बाई 4 प्लस 2n पाई, 2 पाई के बाद वो खुद को रिपीट कर रहा है, यानी ये हो गया cos 8 प्लस 19 पाई, सो 9n पाई बाई 4। यानी पहले केस में मैंने अल्फा नॉट बाई n बाई 1000 को n पाई बाई 4 से इक्वेट किया, यहां मैं चाहूं तो इससे भी इक्वेट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि कोसाइन 2 पाई के साथ पीरियोडिक होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम यह कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका अल्फा नॉट n बाई 1000 इज इक्वल टू 9n पाई बाई 4 के बराबर। n कैंसिल हो गया तो अल्फा नॉट की वैल्यू 9000 बाई 4 पाई दैट इज 2250 पाई के बराबर हो गई। ये हो गया आपका अल्फा 2। तो आपका पहला पार्ट तो सॉल्व आउट हो गया कि अल्फा 1 की वैल्यू 250 पाई है और अल्फा 2 की वैल्यू 2250 पाई है, जो यहां पूछा गया था। अब क्या पूछा जा रहा है, सेकंड पार्ट है डिस्कस इफ cos अल्फा 1t एंड cos अल्फा 2t will be obtained when passing action through DC कन्वर्टर। यहाँ DC मतलब DC सिग्नल मत समझिए, यहाँ DC मतलब हो गया डिजिटल टू कंटिन्यूअस टाइम कन्वर्टर। CD यानी कंटिन्यूअस टू डिजिटल टाइम और DC यानी डिजिटल टू कंटिन्यूअस टाइम कन्वर्टर। तो बोल रहा है कि अगर मैंने ये अपना फ्रीक्वेंसी रखा 250 पाई और 2250 पाई और अगर मैं इसको सैंपल कर रहा हूं 1 किलोहर्ट्ज पे, तो क्या मैं अपने सिग्नल को वापस पा सकता हूं, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो जरा देखते हैं कि हम जानते हैं कि हम एक सिग्नल को वापस तभी पा सकते हैं अगर हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स FM से बड़ी हो। यानी इनडायरेक्ट वे मैं कह सकता हूं FM जो है वो हमारा fs बाई 2 जो कि यहाँ 1 किलोहर्ट्ज है, तो 500 से छोटा होना चाहिए। यानी अगर मेरी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 500 से छोटी आ जाए तो मैं कहूंगा हाँ मैं रिकंस्ट्रक्ट बैक कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। पहले केस में अल्फा नॉट की वैल्यू 250 पाई है, अगर मैं उसको cos अल्फा 1 की जगह रखूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा cos 250 पाई अल्फा 1 रख दिया इनटू t। तो यहां से FM की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से अगर आप देखो तो FM की वैल्यू 125 आ रही है जो कि 500 से छोटी है। तो जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं अल्फा 1 को रिकंस्ट्रक्ट बैक कर सकता हूं। cos अल्फा 1t अगर है तो काफी आसानी से रिकंस्ट्रक्ट बैक हो सकता है। दूसरे केस में अगर रखें cos अल्फा 2t तो इक्वेशन हो जाएगा cos 2250 पाई t। अगर अल्फा 2t रखते हैं तो अल्फा 2 की जगह हमने 2250 रखा पाई रखा, तो cos 2250 पाई t रखते हैं
तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारी FM की वैल्यू आ रही है 2250 पाई बाई 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, सो 1125 जो कि 500 से बड़ी है, तो जी नहीं, इस केस में हम अपने सिग्नल को वापस रिकंस्ट्रक्ट बैक नहीं कर सकते। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल का। अब अगर आपका यह क्वेश्चन क्लियर है तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसका सिंपल छोटा वाला भाई है। ये तो हम कंप्लीट कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन इसका सिंपल वाला भाई है। वहां पे cos n पाई बाई 4 था, यहाँ पे कुछ नहीं, cos n पाई बाई 8 दिया गया है। वहां पे आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 1000 थी, यहाँ पे 10 हर्ट्ज दिया गया है, और सेम क्वेश्चन को आपका थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके डाल दिया गया है। तो सेम तरीके से आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए, इसको एज असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। चलिए, तो जो आपसे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे वो तो हमने सॉल्व कर लिए, मगर क्या सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था कि और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट की जरूरत है, उसे भी सीख लेते हैं। थ्योरेटिकल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो, सबसे पहला सवाल जो कि क्लास शुरुआत में ही मैंने बताया था, आपको समझाऊंगा कि डिजिटल में जाने का फायदा क्या है, और ये आपसे कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो पहला फायदा ये होता है कि जो डिजिटल में हम जाते हैं तो बेसिकली बाइनरी नंबर्स जो हो जाते हैं 1-0 के फॉर्म में, तो उनको स्टोर करना काफी आसान होता है और वो काफी लंबे टाइम तक स्टोर रहते हैं। दैट इज स्टोरेज ऑफ बाइनरी इज इजी, मोर रिलायबल एंड मोर कॉम्पैक्ट। अब इसका मतलब क्या है? अगर एक एग्जांपल देखो, अगर आप पहले जमाने में देखो तो सीडी प्लेयर आया करता था, और एक सीडी जो होता था आपका टेप रिकॉर्डर, एक जो टेप रिकॉर्डर होता था उसको दोनों साइड से हम रिकॉर्ड करते थे, और मुश्किल से 4 से 5 गाने आपका एक टेप रिकॉर्डर पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वो एनालॉग में हम उसको सेव करते थे इसीलिए। मगर आज के टाइम में एक उससे काफी छोटा थंब ड्राइव यानी पेन ड्राइव 128 जीबी तक का डेटा स्टोर करता है, क्योंकि यह डिजिटल डोमेन में स्टोर करता है। तो यह हो गया आपका मतलब, स्टोरेज ऑफ बाइनरी इज इजी, मोर रिलायबल एंड मोर कॉम्पैक्ट। दूसरा पॉइंट हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक फैब्रिकेशन ऑफ आईसी इज डेवलप्ड ओनली इन डिजिटल फॉर्म। जो आपके आईसी होते हैं वो आपका 1010 पे ही काम करता है, कंप्यूटर में 1010 पे ही काम करता है, और इसके चलते ही हमारा सारा मिनिएचराइजेशन तो इन्हीं के चलते हुआ है। मोबाइल हाथ में यूज कर रहे हो, एक मिनी कंप्यूटर हाथ में रखे हो, इसी के चलते। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजिटल का। तीसरा है, नॉइस कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। नॉइस कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड का मतलब अगर यह है कि ये हमारा एक एनालॉग सिग्नल है, इस पे नॉइस तो है मगर इस नॉइस को हटाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर मैं इसे एम्पलीफाई करूंगा तो साथ में ही नॉइस भी एम्पलीफाई होगा। ये नॉइस हमारा है, काफी दिक्कत है। मगर वही अगर हमारा डिजिटल सिग्नल होता तो काफी आसानी से हम नॉइस को हटा सकते थे, जो कि रीजेनरेटिव रिपीटर का काम होता है, जो मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाने वाला हूं। चौथा पॉइंट होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल इज इजी। मल्टीप्लेक्सिंग आपका काफी आसान होता है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? एक ही टाइम में एक से ज्यादा सिग्नल को साइमल्टेनियसली भेजना, उसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो डिजिटल सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग आसान होती है। और आखिरी 5वां पॉइंट होता है, easy to encode and decode, that is encryption and decryption of binary signal। अब जो हम ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन, हम तो चाहते हैं ना कि वो हमारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहे, आपका पब्लिक ना हो जाए, तो इसीलिए उसको इनकोड और डिकोड किया जाता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किया जाता है। तो बाइनरी सिग्नल का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काफी आसानी से होता है। 1-to-1 NRZ ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो काफी आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम डिजिटल ट्रांसमिशन को प्रॉफिट करते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, गिव द बेनिफिट ऑफ DSP, दैट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ओवर एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ये 5 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है बार बार एग्जाम में, वो है कि DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो काफी सिंपल सा है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। DSP में हम करते क्या है, सबसे पहला हमारा मैसेज सिग्नल होता है M(t), जो कि एक एनालॉग सिग्नल है, और इसे मैं डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मेरा जो सबसे पहला स्टेट होता है वो MT को, जो कि ये हमारा समझने के लिए मैंने बताया है कि MT का कुछ इस तरीके से मैंने माना है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन है। इसे सबसे पहले मैं एक लो पास फिल्टर से पास करूंगा।
लो पास फिल्टर क्या करता है, वो एक एंटी एलियासिंग फिल्टर की तरह काम करता है। अब जैसा आप देख रहे हो ये एम्प्टी जो है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी हर एक फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट कर रहा है। यानी अगर मैं इसे सैंपल करूं तो मेरी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी -2 इन्फिनिटी से +2 इन्फिनिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको मैं ट्रंकेट कर देना चाहता हूं, उसे मैं काट देना चाहता हूं। तो वो कैसे कर रहा हूं, वो मैं एक लो पास फिल्टर से कर रहा हूं। तो एक लो पास फिल्टर यहां से यहां लिया, तो यहां पे हमने कुछ इंफॉर्मेशन तो लूज किया, मगर हमारा जो सिस्टम हो गया वो काफी एफिशिएंट हो गया। अब मैं सैंपलिंग कर सकता हूं क्योंकि अब मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो यहां पे लाई कर रही है। ये काम होता है एंटी एलियासिंग फिल्टर का, और ये ट्रंकेट होके हमारा कुछ इस तरीके का दिखा। तो डीएसपी में सबसे पहला ब्लॉक डायग्राम क्या हो गया, पहला हो गया लो पास फिल्टर विच इज नथिंग बट एक्टिंग एज अ एंटी एलियासिंग फिल्टर। इसके बाद दूसरा क्या हो गया, सैंपलर, यानी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हम सैंपल लेना चाहते हैं, जैसा कि डिफरेंट डिफरेंट 1 1 1 1 पॉइंट्स पे हमने उसको सैंपल ले लिया। अब जैसे ही मैं उसे सैंपल लूंगा तो उसे अगर मैं इस पॉइंट को जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिख रहा है। अगर आप देखिए तो एक मिनट, आप पहले पॉइंट पे देखो तो पहले पॉइंट पे वो 3 पॉइंट, अगर आप पहले पॉइंट पे देखो तो फर्स्ट पे उसकी वैल्यू 3.7 है, सेकंड पे उसकी वैल्यू 2.8 है, थर्ड पे 2.1 है, फोर्थ पे 1.6 है और फिफ्थ पॉइंट पे 0.8 है, और 4 से 5 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यानी ये जो डैश है, जो बीच का गैप देख रहे हो वो हो गया, और ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमने सैंपल कर लिया। अब सैंपलिंग के बाद हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो क्वांटाइजेशन क्या करता है, क्वांटाइजेशन ये जो आपका y एक्सिस है यानी एम्पलीट्यूड एक्सिस है, इसको वो कुछ पर्टिकुलर फिक्स लेवल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको राउंड अप कर दे रहे हैं। यानी जो पहले 1 और 3.7 था उसको क्वांटाइजर क्या करेगा, 1 और 4 कर देगा। 2.8 को क्या कर देगा, 3 कर देगा। 2.1 को क्या करेगा, 2 कर देगा। नियरेस्ट इंटीजर जो है उसमें कन्वर्ट कर देगा। 1.6 को 2 कर दिया और 0.8 को 1 कर दिया। तो क्वांटाइजर का काम क्या होता है क्वांटाइजर का जो काम होता है, क्वांटाइजर आपका नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इससे बेनिफिट क्या होती है, इससे बेनिफिट ये होता है कि जो मेमोरी है वो काफी कम लगता है हमें ट्रांसमिट करने में। क्योंकि अब देखो कभी वैल्यू 2.1 है, अब मेरे को 2.1 ट्रांसमिट करना है, फिर मान लो कभी सैंपल किया तो 2.12 आ गया, 2.13 आ गया, 2.17 आ गया। तो ये जो वैल्यूज मेरी आएंगी, इन वैल्यूज के लिए मेरे को हर बार एक सिग्नल ट्रांसमिट करना पड़ेगा, और इनको मैंने राउंड अप करके 2 ही कर दिया। तो अब जब भी हमारा 1.51 से लेके 2.49 के बीच में आएगा जब भी सैंपल्ड वैल्यू, तो उसके लिए मैं सिर्फ 2 भेजूंगा। तो आप यह तो कह सकते हो कि सर इसमें तो एरर आएगा ही आएगा। जी हाँ, यहाँ पे एक एरर तो आता ही आता है जिसे हम क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। मगर उस एरर को लेते हुए, उस एरर को रखने से हमारा जो सिस्टम होता है वो काफी फास्ट हो जाता है, इसीलिए हम उसे कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन और क्वांटाइजर का ब्लॉक। और क्वांटाइजर के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा सिग्नल आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 1 2 3 4 आया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बिट इनकोडिंग किया है, तो 1 को 0 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 को 0 1 से, 3 को 1 0 से, 4 को 1 1 से। आप चाहो तो 3 बिट इनकोडिंग कर दो, तो 0 0 0 और 7 को 1 1 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 3 बिट इनकोडिंग भी आप कर सकते थे। तो यहां पे आपका कन्वर्ट हो गया डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम। अब यहां पे खत्म हो चुका है। अगर आपसे डीएसपी का ब्लॉक डायग्राम पूछे तो काम तो यहीं पे होता है, मगर क्योंकि मैंने आपको बताया था रीजेनरेटिव रिपीटर का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, तो इसके बाद क्या होता है जरा उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट हमारा था मैसेज सिग्नल एनालॉग में, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है डिजिटल में, इनकोड कर दिया, यानी कन्वर्ट तो कर चुका हूं मैं डिजिटल डोमेन में। अब मैं इसे ट्रांसमिट करना चाहता हूं, यानी ये चीज मैं यहां से मुंबई कॉल लगा रहा हूं, तो इनकोडर तक का काम मेरे मोबाइल में हो गया। अब मोबाइल ने बाहर में डिजिटल सिग्नल भेजा। अब ये जो डिजिटल सिग्नल होगा ये आपका कुछ 101010 के फॉर्म में होगा, और ये आपके रीजेनरेटिव रिपीटर से पास होंगे। यानी रीजेनरेटिव रिपीटर क्या करेगा,
जो बार बार नॉइस आएगा रास्ता में, यहां से मुंबई में तो काफी लंबी दूरी है, तो बार बार नॉइस जो ऐड होगा, नॉइस क्यों क्यों ऐड हो सकता है, तो वेदर के कंडीशन के चलते या कुछ आपका एटमॉस्फेयर खराब है उसके चलते आपका नॉइस ऐड होता है। तो बार बार जो नॉइस ऐड होगा उसको हटाने का काम करेगा। तो बहुत सारे रीजनरेटिव रिपीटर लगे रहेंगे रास्ते में, और जब वो मुंबई पहुंचेगा, जिस पर्सन को मैं कॉल कर रहा था, तो अब वो डिकोड करेगा। तो डिकोडर क्या करेगा, डिकोड में क्या होगा कि जो काम यहां पे मैंने इनकोडर में किया है उसका बिल्कुल उल्टा काम डिकोडर करेगा। यानी ये जो 1110011010 को भेज रहा हूं, ये वापस इसको 1234 में कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपल सा एक लो पास फिल्टर से पास कर देना है। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हमने प्रॉपर सैंपलिंग किया है यानी ओवर सैंपलिंग किया है, तो एक सिंपल सा लो पास फिल्टर से पास करके हम सिग्नल को वापस पा सकते हैं। तो हमारा वापस मैसेज सिग्नल एनालॉग डोमेन में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका स्टेप होता है एक कम्युनिकेशन में। हम यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं, वहां पे रिसीव करते हैं, और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का ब्लॉक डायग्राम इसे कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताया, उनके वर्ड्स जो आपको लिखने की जरूरत है एग्जाम में, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का। कुछ पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में लिखना है, जो समझाया वो तो लिखना ही लिखना है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मैंने लिख दिया है। दैट इज लो पास फिल्टर बिफोर सैम्पलर विल वर्क एज एन एंटी एलियासिंग फिल्टर। ये एक एंटी एलियासिंग फिल्टर की तरह काम कर रहा है, हेल्प करेगा एलियासिंग से बचाने के लिए। The resulting band limited signal will be oversampled by the sampler। सैम्पलर का काम क्या है, वो ओवर सैम्पलिंग करेगा, क्रिटिकल नहीं करेगा, अंडर नहीं करेगा, क्योंकि क्रिटिकल और अंडर सैम्पलिंग करता है तो हम वापस उसे रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ओवर सैम्पलिंग हो गया हमारा। उसके बाद क्वांटाइजर क्या कर रहा है, क्वांटाइजर आपका जो वाई डोमेन है यानी एम्पलीट्यूड डोमेन है, उसको नियरेस्ट क्वांटाइजेशन लेवल, जो कि इस केस में इंटीजर था, इंटीग्रल वैल्यू था, उसमें कन्वर्ट कर देता है। इससे बेनिफिट क्या होती है, इससे बेनिफिट ये होती है कि हमारा जो सिस्टम का मेमोरी है वो काफी बच जाता है। अब इनकोडर क्या करता है, इनकोडर हर एक क्वांटाइजेशन के लेवल को एक यूनिक बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। यहां मैंने 2 बिट का एग्जांपल दिया था, आप चाहो तो 3 बिट 4 बिट भी इनकोडिंग कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर क्वांटाइजर लेवल। क्योंकि यहाँ मेरे क्वांटाइजर के 4 लेवल थे तो मैंने 2 बिट दिया। अगर आपके क्वांटाइजर के मान लो 6 लेवल हैं तो आपको कम से कम 3 बिट की कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर मान लो 35 लेवल है तो कम से कम 6 बिट की कोडिंग 2 to the power 6 = 64 करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से ये 4 इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम होते हैं डीएसपी के। इसके बाद रीजेनरेटिव रिपीटर्स का काम क्या होता है, जल्दी से समझ लेते हैं। रीजेनरेटिव रिपीटर जो होता है वो जो रास्ते में नॉइस हो रहा था ना, उसको हटाने के काम में आता है। कैसे, यहाँ पे एक फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये हमारा सिग्नल था, तो मैं क्या भेजना चाह रहा हूं, 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0, ये मैं भेज रहा हूं आपका। अब जैसे ही मैंने ये भेजा रास्ते से तो उसमें नॉइस ऐड हो गया। तो नॉइस ऐड होने के चलते आप देख सकते हो जो कि पहले परफेक्ट एक रेक्टेंगल था वो अब रेक्टेंगल ना होकर उसका शेप चेंज हो गया। तो अब रीजेनरेटिव रिपीटर क्या करता है कि ये जो नॉइस होता है इसको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर कर देता है। ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है तो उसको 1 कंसीडर करेगा, अगर छोटा है तो उसको 0 कंसीडर करेगा। तो देखो रीजेनरेटिव रिपीटर का आउटपुट क्या हो गया, 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0। यानी जो इनपुट पे हमने सबसे पहले भेजा, रास्ते में जो नॉइस ऐड हुआ, उस नॉइस का इफेक्ट को काफी आसानी से एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करके काफी आसानी से इस रीजेनरेटिव रिपीटर ने हटा दिया और वापस जो इनपुट में मैसेज सिग्नल था उसको एम्पलीफाई कर दिया। तो ये काम होता है रीजेनरेटिव रिपीटर का, और यही रीजन है कि आपका डिजिटल कम्युनिकेशन नॉइस से काफी आसानी से नॉइस उस पर काफी आसानी से अटैक नहीं कर पाता एज कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। आज के लेक्चर के ही बेसिस पे आपके जो एग्जाम में अबाउट 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।
ये उसके कुछ और वर्ड्स हैं, अगर आपको लिखना है एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं। चलिए एंड ऑफ स्लाइड, क्लास एंड करें।